क्या एक्सप्लेन करता है तो समझो। सबसे पहले इनिशिएटेड बाय हिटलर एंड लॉन्डन ने दिया था 1927 में। अब एक बात सुनना ध्यान से, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का केमिकल बॉन्डिंग में यूजेस क्या है। तो सबसे पहले जैसे मैंने केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट किया था तो सबसे पहले मैंने पढ़ा था लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस ने बताया था कि एटम्स जो होते हैं तो जब मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं तो दोनों के बीच के इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। यदि शेयरिंग ऐसे है तो सिग्मा बॉन्ड होगा और शेयरिंग यदि यहाँ से है तो पाई बॉन्ड होगा। मतलब कि यदि ओवरलैपिंग हो रही है तो सिग्मा बॉन्ड होगा और ओवरलैपिंग नहीं हो रही तो पाई बॉन्ड होगा। अब ओवरलैपिंग किसकी ये नहीं बताया लुईस ने। यदि कोई एटम एस ब्लॉक का है तो जो वहाँ ओवरलैपिंग होगी तो एस ब्लॉक वाले में ऐसे करना। यदि मान लो कोई एलिमेंट एस ब्लॉक का है तो एस ब्लॉक में ओवरलैपिंग होगी ऐसे, मतलब स्फेरिकल स्फेरिकल। यदि कोई एलिमेंट पी ब्लॉक का है ऐसे करना। ये मान लो पी ब्लॉक का है क्लोरीन और ये है हाइड्रोजन एस ब्लॉक का, तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होगी ऐसे। यदि ये पी ब्लॉक का है ये भी पी ब्लॉक का है तो यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी कुछ ऐसे। समझ गए? तो ओवरलैपिंग इस चीज़ को लुईस ने एक्सप्लेन नहीं किया था। समझ गए? तो पहला पॉइंट क्या है, लुईस थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन फॉर्मेशन कोवैलेंट बॉन्ड। लुईस ने शेयरिंग बताया था, बॉन्ड के लिए नहीं बताया था। तो जब लुईस की थ्योरी फेल हो गई तो हम, ये बीबीटी नहीं है, ये बीबीटी अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं है। ये इसलिए बता रहा है कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्यों आई, हमको क्या ज़रूरत पड़ी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। तो पहली बात, पहला जो हमारा पॉइंट था कि लुईस थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। करना बेटा एक बार फिर से, एक बार ऐसे करिए। ये हाइड्रोजन, थोड़ा गैप, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये भी एक बॉन्ड है, ठीक है, सीधे करो। ये भी एक बॉन्ड है और ये भी एक बॉन्ड है, तीनों बॉन्ड है। कौन सा स्टेबल है कौन सा वीक है क्या अभी हम अपन देखेंगे। तो इस चीज़ को लुईस ने नहीं बताया था। तो पहला पॉइंट होगा लुईस थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन नहीं किया था लुईस ने, तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे बाय बीबीटी। क्लियर? सेकेंड, पहला पॉइंट सबका क्लियर हुआ बहुत अच्छे से, विधि आ गया। चलिए सेकेंड पॉइंट में अपन आते हैं। लुईस थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन शेप एंड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। शेप एंड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, देखो जब लुईस थ्योरी में क्यों ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि देखो शेप एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन चाहिए। और लुईस थ्योरी में यदि मान लो किसी के पास, किसी के आउटर सेल में जैसे मान लो कि जितने इलेक्ट्रॉन है, जैसे कार्बन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन है, तो यदि नाइट्रोजन ने पाई बॉन्ड बना दिया तो वह एक्सप्लेन नहीं करेगा शेप का, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में रोल नहीं होता। तो लुईस ने यह भी नहीं बताया था। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जैसे मान लो लुईस ने बता दिया CO2 है ना, तो CO2 मतलब बन गया, लेकिन लुईस ने यह नहीं बताया कि CO2 लीनियर बनेगा, है ना। कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, तो इसको नहीं बताया कि जो इसके 4 हैं तो ये 2 इधर देगा 2 इधर देगा और एक लीनियर स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसा इनने नहीं बताया था। तो हो गया लुईस थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन द शेप एंड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, मतलब N2 से ज़्यादा, N2O4 ये जो ज़्यादा बनते हैं, CO2 3 हो गए, इस तरह वाले को भी एक्सप्लेन नहीं किया था। फिर हम इसको एक्सप्लेन किससे करेंगे, बीबीटी से, इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। अभी सारे पॉइंट अपन एक्सप्लेन कर देंगे। क्लियर? नेक्स्ट है लुईस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई मॉलिक्यूल हैव डिफरेंट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एंड बॉन्ड लेंथ। अब लुईस थ्योरी जो थे, जैसे मान लीजिए आपने कहीं पे ले लिया सिंगल बॉन्ड, कहीं पे ले लिया डबल बॉन्ड, कहीं पे ले लिया ट्रिपल बॉन्ड, तो लुईस ने ये भी नहीं बताया था। नहीं बताया था कि किसी 2 एटम के बीच सिंगल बॉन्ड आएगा, किसके बीच डबल बॉन्ड आएगा, किसके बीच ट्रिपल बॉन्ड आएगा, ये भी नहीं बताया। उनने ये भी नहीं बताया कि इस वाले बॉन्ड को बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ एनर्जी भी लिख दो, मतलब कि बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी हमको एनर्जी देना पड़ेगा। जैसे अभी अपन कॉमन सेंस पूछे, तुम सबको पता है कि ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी, फिर इसको फिर इसको। बॉन्ड लेंथ की बात करो तो सिंगल बॉन्ड ज़्यादा बड़ा और ट्रिपल बॉन्ड क्यों छोटा हो गया, दिखाओ।
थोड़ा इससे आ रहा है, इसका हाथ आ रहा है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, तो इस सिंगल बॉन्ड में कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे करो, सिंगल बॉन्ड में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये डबल बॉन्ड होगा, अंगूठा करना बेटा, डबल बॉन्ड हुआ तो डबल बॉन्ड होने के वजह से बैक बॉन्डिंग होगी, आज पढ़ेंगे क्या होगी। यदि ये भी एटम p ब्लॉक का है, ये भी p, मतलब इसमें p ऑर्बिटल है, p ब्लॉक नहीं, ये p ऑर्बिटल का लॉन पेयर है, ये p ऑर्बिटल का लॉन पेयर है, इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बनेगा, और जैसे पाई बॉन्ड बनेगा तो ये पास आएंगे ना। अरे यार किसी को रस्सी से बांधोगे, थोड़ा पास आए, कितना भी पास आए तो पास आएगा, तो बैक बॉन्डिंग हो गया। और यदि ये थोड़ा पास आएगा, पहले ये इतना था, और जैसे थोड़ा पास आएगा तो थोड़ा सा इतना हो गया, बॉन्ड छोटा हो गया। अब इसको करो, अभी तो ये खींच रहा था, अब एक और पाई और खींचेगा तो समझ गए। तो ये चीज़ को इनने नहीं बताया था, तो ये ओवरलैपिंग होती जाएगी, तो इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे वीबीटी से, समझ गए। अब अपने को अच्छी बात है, एक चीज़ ये समझ में आ गया कि जितने ज़्यादा पाई बॉन्ड बढ़ते जाएंगे उतनी ज़्यादा बैक बॉन्डिंग होती जाएगी और टोटल बॉन्ड ओवरलैप होता जाएगा, जिसके दोनों एटम के सेंटर एटम की जो डिस्टेंस है वो कम होती जाएगी, तो बॉन्ड लेंथ कम होती जाएगी। ये दोनों के सेंटर एटम थे, दूर दूर है दोनों के डिस्टेंस सेंटर एटम का, जैसे जैसे ओवरलैप होते जाएंगे दोनों की डिस्टेंस कम होती जाएगी, तो बॉन्ड लेंथ कम होती जाएगी। और ये बॉन्ड लेंथ जितने ज़्यादा ट्रिपल, जैसे बॉन्डिंग बढ़ती जाएगी, जैसे बॉन्ड पेयर 3 हो गए तो ज़्यादा ओवरलैप होगा बॉन्ड पेयर। अब ओवरलैप क्यों होगा? बैक बॉन्डिंग की वजह से। अभी याद रखो, बैक बॉन्डिंग मतलब ओवरलैप होना। अभी मैं हेडिंग डलवाऊंगा तो अच्छा समझा दूंगा। बैक बॉन्डिंग मतलब क्या होता है? ओवरलैपिंग होना, ओवरलैप होता जाएगा। क्लियर? तो ये वाला भी अपना तीनों पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हुए। आ जाइए इधर। वेस्पर थ्योरी गिव द फॉर्मेशन, वेस्पर थ्योरी गिव द जियोमेट्री ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल द ऑप्टिकली बट कुड नॉट एक्सप्लेन। मतलब कि जो वेस्पर थ्योरी है, वेस्पर थ्योरी ने ये बताया था यदि किसी भी मॉलिक्यूल्स में लॉन पेयर आ जाता है तो वो एसिमेट्री हो जाएगा। अब मैंने बताया था ये सिर्फ और सिर्फ कैसा है? थ्योरेटिकल। उनने उसको मतलब लॉजिक बता दिया था कि यदि किसी सेंटर एटम के पास लॉन पेयर है तो मतलब धक्का दे देगा तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, नीचे बड़े साइज है तो बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? बॉन्ड एंगल ज़्यादा हो जाएगा। ये बता दिया तो उन्होंने थ्योरेटिकली बताया था, उसको प्रैक्टिकली मतलब ऐसे प्रूव करके दिखाया नहीं था। क्लियर? तो इसको वेस्पर थ्योरी को भी अभी लुईस को प्रूव किया बीबीटी, अब वेस्पर को भी प्रूव करेगा बीबीटी। वेस्पर थ्योरी को भी प्रूव करेगा। 2 हो गए, मतलब हमको पता चला बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, लुईस थ्योरी और वेस्पर थ्योरी की जो कमियां थी, जो ड्रॉबैक थे, उसको इम्प्रूव करके एक्सप्लेन किया गया है। क्लियर? ठीक है। टू ओवरकम दीज लिमिटेशन बीबीटी वॉज इंट्रोड्यूस। इसके बाद मतलब एक और पॉइंट है, कुछ लिमिटेशन भी हैं बीबीटी के। ऐसा नहीं कि हर जगह लग जाएगा। यदि बीबीटी हर जगह लग जाता तो एलएफटी सीएफटी आता ही नहीं। लिगेंड फील्ड थ्योरी बीबीटी से भी मतलब एडवांस फॉर्म है। जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, ये वाली थ्योरी, इसकी भी एडवांस फॉर्म है। तो यहाँ पे जब आप लोग जो अभी सीखे हो ना, तो यहाँ पे हर एक चीज़ की एक लिमिटेशन रहेंगी। अब तुम ये मान लो उसने ये बोल के ना अपन लोगों की बैंड बजा दिया, बैंड बजा दिया। पता है क्यों? अब जो जहाँ पे हमारा लॉजिक काम नहीं करेगा ना, तो बोलेगा ये पढ़ो। समझ गए? क्योंकि हर एक चीज़ की कोई ना कोई लिमिटेशन है। मतलब ऐसा नहीं है कि लॉन पेयर है तो बढ़ेगा ही, हो सकता है कहीं ईएन लगा दे, कहीं कुछ लगा दे। क्लियर हुआ? मतलब ये सारे पॉइंट क्लियर हुए ना बीबीटी के। अब हम देखेंगे इसके पोस्टुलेट्स, ये बताया क्या क्या। अभी तक हमारे क्या थे? क्यों हम क्यों आया, क्यों बीबीटी आया क्यों। अब हम देखेंगे इसके पोस्टुलेट्स ये काम कैसे कैसे करेगा। तो देख लो, कुछ करना हो तो मैं उसको भी पॉइंट लिख दूँ फटाफट। 12 मतलब 24 पेज हैं, हो जाएगा आराम से। 5:30 तक हो जाएगा, 5:40 तक आराम से हो जाएगा, 6 बजे पहले हो जाएगा। चलो आ जाओ इधर, देखो चालू कर दिया सर। देखो इधर, अब अपन देखेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ बीबीटी, मतलब बीबीटी क्या एक्सप्लेन कर रहा है।
अभी तक ये मैंने पढ़ा कि बीबीटी अपन क्यों पढ़ रहे थे, अब हम देखेंगे बीबीटी क्या एक्सप्लेन कर रहा है। तो पहला है अकोवैलेंट बॉन्ड। सबसे पहले मैंने लुईस में देखो यही नहीं बता रहा था, यहाँ पहला पॉइंट है अकोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाई ओवरलैपिंग। मज़ा आ गया। जो हमारा कोवैलेंट बॉन्ड है ये कैसे बनता है, ओवरलैपिंग से। एक ही लाइन पूरी नहीं हुई और पूरा लुईस ने जो नहीं बताया था यहीं बता दिया। अब कैसे आप समझिएगा, ओवरलैपिंग से कैसे फॉर्म होगा। तो हमने एक ले लिया बेटा हाइड्रोजन एटम, एक ले लिया हाइड्रोजन एटम। अभी ये दोनों दूर दूर हैं, ऐसे करना, अभी ये दोनों दूर दूर हैं, अभी बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। बॉन्ड फॉर्म होने के लिए अपने को दोनों गैप करना, अपन दोनों को क्या करना पड़ेगा, ओवरलैप। अब देखना जैसे ये होगा तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन का एक लोन पेयर, हाइड्रोजन का एक लोन पेयर, और यहाँ पे एक कुछ इस तरह का बॉन्ड बन जाएगा। ये कुछ बॉन्ड बन जाएगा जिसको हम क्या बोल देंगे, बॉन्ड। ये बॉन्ड हम आएंगे अभी बताएंगे, इस तरह के बॉन्ड को हम बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि पहला बॉन्ड बना है। अब पहला बॉन्ड, यदि आप मल्टीपल बॉन्ड बना रहे हो तो पहला बॉन्ड हमेशा क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड। क्लियर हुआ। चलिए एक और एग्जांपल हम यहीं पे देखते हैं। अपन ने क्या किया, एक ले लिया हाइड्रोजन एक लोन पेयर, एक मैंने ले लिया क्लोरीन, नहीं वो पहला ही समझा रहा हूँ अभी, हाँ वो इलेक्ट्रॉन है ना। ये एक हाइड्रोजन मैंने एक यहाँ पे देखो। अब मेरे को ना इस बार क्लोरीन लेना है, क्या लेना है, तो यदि अपन इस बार क्लोरीन लेंगे तो कुछ ऐसा, समझ गए क्यों, है ना। और ये पूरा एक ही है, एक्स एक्सिस वाला। ये हमारा हो गया क्लोरीन, मतलब ये हो गया हमारा P और ये हो गया हमारा S ब्लॉक का। जो यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी ये कुछ ऐसे, इधर कर दूँ, ये कुछ ऐसे ओवरलैपिंग होगी। देखिए हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, ये दो इलेक्ट्रॉन मतलब एक लोन पेयर, और ये बन गया सिग्मा बॉन्ड। समझ में आया। तो हमको लगता है ये सबको समझ में आ गया कि जो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है ये ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से, क्योंकि sp-df ऑर्बिटल हैं। तो जो हमारा देखो अ कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ टू हाफ फील्ड वैलेंस सेल। याद रखिएगा, टू हाफ सेल बैलेंस ऑर्बिटल। सुनिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा 1s1 है, ये हमारा 1s1 है, तभी तो दोनों ओवरलैप किए, हाफ फील्ड है ना। यदि ये 1s2 होता तो कभी करता क्या, जुड़ने के लिए बचता नहीं। तो पहला कंडीशन, पहला पॉइंट बहुत अच्छे समझना। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पहला पॉइंट ये होता है कि जब हम कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो कोवैलेंट बॉन्ड के लिए दो हाफ सेल की ओवरलैपिंग होती है। कंडीशन ये है कि जो हमारे सेल है ना वो हाफ फील्ड होने चाहिए, फुल फील्ड भी नहीं होना चाहिए और बैकेंड भी नहीं होना चाहिए। यदि बैकेंड है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा दोनों इलेक्ट्रॉन देके, ठीक है। तो याद रखिएगा फिर से, पहला पॉइंट बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का क्या है कि जब हमको कोवैलेंट बॉन्ड बनाना है तो दो ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग होती है, और ओवरलैपिंग की कंडीशन क्या होती है, हाफ फील्ड, मतलब हाँ टू हाफ फील्ड बैलेंस ऑर्बिटल। क्लियर, समझ गए ना। पहला पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ, ठीक है। पहले पॉइंट के लिए ये रब करो, जल्दी से नोट करो फटाफट, जगह हो वहीं पे तो फिर मैं इसको रब करके सेकंड समझाऊंगा। sp, सुनो इस वाले सिग्मा बॉन्ड को और आप क्लासिफाइड करोगे तो पता क्या बोल सकते हो, sp बॉन्डिंग सिग्मा बॉन्ड, sp बॉन्डिंग सिग्मा बॉन्ड। इसको क्या बोलोगे, ss बॉन्डिंग सिग्मा बॉन्ड। लिखते जाइए फटाफट, कहीं बाहर लिख दो जहाँ पे पूरे पॉइंट खत्म हो गए ना, वहाँ बनाते जाओ ना, लिखते जाना पहला पॉइंट का है।
बन गया। हो गया, बहुत इजी है। सेकेंड पॉइंट, देखिए सेकेंड पॉइंट बहुत इजी है, सिंपल सी बात। सेकेंड पॉइंट में ये बता रहा आपको कि देखो द इलेक्ट्रॉन इन ओवरलैपिंग ऑर्बिटल, मतलब कि जब जैसे मान लो ये ऐसे था, ये हमारा था H2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल था, मतलब कि यहाँ पे 1s1 1s1 ऐसा रहा होगा। जब इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हुई, मतलब कि H2 मॉलिक्यूल जब बना, जब इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हुई तो कुछ ऐसे हुई ऐसे ओवरलैपिंग, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन, एक इसका इलेक्ट्रॉन, तो देखो ना, द इलेक्ट्रॉन इन द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल गेट पेयर्ड। जैसे मतलब एटम ओवरलैप होते हैं तो वो कैसे बन जाता है, पेयर्ड में हो जाता है, तो ये पेयर्ड में हो गया, तो हमारा ये बन जाएगा क्या, H2। अच्छा बताइए, इस H2 मॉलिक्यूल के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड बना है तो हम इसको क्या बोलेंगे, S बॉन्डिंग सिग्मा बॉन्ड। नोट कर लीजिए फटाफट। हाँ जाओ, हाँ ले जाओ। पहले लेकिन लॉन पेयर को नहीं बताया था, सिर्फ बॉन्ड को बताया था। इस बार ये बता रहा है कि जब दोनों के मतलब आएंगे ना तो एक इलेक्ट्रॉन का पेयर बन जाएगा। तो मतलब अब यहाँ से हमको पता है क्या चीज़ मिल गया, जब मैं कभी बॉन्ड की बात करूँगा, जब भी बॉन्ड की बात करूँगा तो हमारे दिमाग में आएगा कि सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन का पेयर, एक ये इलेक्ट्रॉन एक ये इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड बनेगा। थर्ड पॉइंट देखिए अपन, थर्ड पॉइंट भी सेम ही है, आ जाओ देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, द डायरेक्शन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। मजा आ गया। पहले क्या बोला, द डायरेक्शन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड पहले अपन बना लेते हैं। तो ये अपना देखो, ये एक हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन है। अब यदि मैं इस हाइड्रोजन को कोवैलेंट बॉन्ड बनाना चाहता हूं तो क्या मैं इसी के साथ लिख दूं, बार बार अलग अलग करने का मतलब नहीं है। इस हाइड्रोजन एटम का सेंटर ये है, एक और मैंने बना दिया, इसका सेंटर ये है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, सेंटर है, जो डॉट है ये सेंटर है। इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, कहीं यहाँ जो सिग्मा बॉन्ड बनना होगा। अब सबसे बढ़िया चीज़ जो होता है, तो आप देखिए डायरेक्शन को नोटिस करिए, और डायरेक्शनल जो होते हैं याद है, कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट। डायरेक्शनल जो होता है वो क्या होता है, कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट। तो मतलब कि इन दोनों का जो डायरेक्शन होगा वो कहीं ऐसे। अब सुनना, ये जो लाइन है ना, बॉन्डिंग नहीं है, मतलब ना तो ये दोनों डॉट इलेक्ट्रॉन है, ना लाइन ये बॉन्डिंग है। जो बॉन्ड है, हाँ ये सेंटर को मैंने मिलाया हूँ डायरेक्शन को बताने के लिए। बॉन्डिंग ये है, देखिए जो डॉट डॉट ये मैंने लाइन किया ना, ये सिग्मा बॉन्ड है बेटा। इस बार समझ गए, ये सिग्मा बॉन्ड है, और इस सिग्मा बॉन्ड में ये दो इलेक्ट्रॉन है। समझ गए। तो यहाँ से क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं एक चीज़ बताता हूँ, आप समझिएगा, अच्छे समझ में आएगा थोड़ा सा। अभी यहाँ पे अपने को डायरेक्शन समझ में नहीं आई कि डायरेक्शन कैसे। मैंने क्या बोला, द डायरेक्शन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। यदि मैंने ऐसे ऐसे कोवैलेंट बॉन्ड बना दिया ना, तो आप इसकी डायरेक्शन है यहाँ पे अभी नहीं पहचान पाएंगे। लेकिन समझना, ये हमारा आयनिक है, ये आयनिक बॉन्ड है। क्लियर हुआ, मतलब कि ये भी एक बॉन्ड है, प्लस माइनस में ये भी एक बॉन्ड है। आप समझिएगा, ठीक है। यदि आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े होंगे, ये पॉइंट वेरी मस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, और ना बहुत कम लोगों को समझ में आता है। समझिएगा। फिर अपन बोलते हैं, जब यदि तुम लोग अभी 5 मिनट नहीं समझ पाओगे ना, हम बोल देंगे फिर याद कर लो, पहले से याद ही है। आयनिक नॉन डायरेक्शनल होता है, कोवैलेंट डायरेक्शनल होता है। तो पहले हम समझते हैं आयनिक वाला कि नॉन डायरेक्शनल कैसे है, फिर हम समझेंगे
ये वाला इसका अपोजिट ये हो जाएगा। क्लियर? तो हमारा आयनिक जो है नॉन डायरेक्शनल है, पहले ये समझिएगा। कोई और बता सकता है? मैं हिंट दे सकता हूँ, कूलॉम्स लॉ। कोई और बता सकता है? हाँ हाँ ठीक है, चलिए आ जाइए। सही, सबका एक्सप्लेनेशन सही है। ये Na+ है, Na+ है। हमने यदि Cl- यहाँ रखा तो Na+ और Cl- की डायरेक्शन या तो ये हो जाएगी या तो ये हो जाएगी। अब क्या होता है, एक NaCl नहीं, Cl तो बहुत सारे, Na भी बहुत सारे। यदि मैं इस Cl को उठा के यहाँ रख दूँ तो क्या डायरेक्शन वही रहेगी? यदि डायरेक्शन फिक्स है तो यही रहनी चाहिए ना। तो डायरेक्शन यहाँ हो जाएगी, इधर हो जाएगी। Cl- यहाँ रख दिया तो डायरेक्शन इधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी। Cl- यहाँ रख दिया तो डायरेक्शन इधर इधर। मतलब आप जिधर भी Cl रख दोगे उसकी उधर ही साइड, मतलब चारों साइड डायरेक्शन हो सकती है आयनिक कंपाउंड का। ये पूरा आयनिक हो गया, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6:6। जो हमारा NaCl होता है, NaCl का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। मतलब कि एक Na के चारों ओर 6 क्लोरीन होते हैं। CaCl में 8:8, मतलब एक सीजियम के चारों ओर 8 क्लोरीन होते हैं। सॉलिड स्टेट में तुम लोग पढ़े होगे, CaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8:8। मतलब एक Na 1 2 3 4 5 6 Cl से घिरा हुआ है। तो इसकी डायरेक्शन मतलब चारों साइड हो गई ना। तो यदि इस तरह का हो जाता है तो ये क्या होता है? नॉन डायरेक्शनल। सीधी सी बात है। अब यहाँ पे देखो, हमारा एक HA है, एक H ये है। अब यदि एक HH है, मतलब कि 1s1 1s1, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन। जब आप इनके, अब ये इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है? ऑर्बिट, हाफ फील्ड ऑर्बिट। क्या है ये? हाफ फील्ड ऑर्बिट। और हाफ फील्ड ऑर्बिट में जब आप बॉन्ड बनाओगे ना तो इनका डायरेक्शन एक ही रहेगा, या तो ये इधर से इधर जाएंगे या तो इधर से इधर जाएंगे। और अच्छे से समझना हो तो आप यहाँ पे याद रखिएगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाएगा। अब देखना, सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब और अच्छे समझ में आएगा। यदि हम इस फैन को ऑन कर दें, फैन को ऑन कर दिया तो बताओ डायरेक्शनल घूमेगा कि मतलब मल्टी डायरेक्शनल? यदि इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन रहा है मतलब ये हमेशा डायरेक्शनली घूमेगा। नॉन डायरेक्शनल यदि रहेगा तो क्या क्लाउड बनाएगा? आप सबको पता है पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं। और क्लाउड बनना कब पॉसिबल है? जब डायरेक्शन होगी। ये 3D डायग्राम है, मतलब ये समझो, मतलब 3D है। जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ना, या तो इलेक्ट्रॉन वो ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, या तो ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, या तो सारे क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, या तो सारे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। ये किस में पॉसिबल है? कोवैलेंट बॉन्ड में। कभी मैंने पाई इसमें के लिए आयनिक कंपाउंड के लिए बोला क्या? कभी वो क्लाउड यहाँ बनेगा नहीं, यहाँ क्लाउड बनेगा। जहाँ भी आपको क्लाउड वर्ड मिल जाए आपके दिमाग में फटाक से आना चाहिए कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्लाउड यही पॉसिबल है। पता चले पंखा 500 बार इधर घूमा फिर इधर घूमने लगा, चालू हो गया कभी? समझ गए? मतलब दिमाग में क्लियर रखना है कि यदि क्लाउड आ गया मतलब क्या होगा? डायरेक्शन फिक्स होगी, मतलब वो डायरेक्शनल होगा। क्लियर? इसका तो पता चल गया कोवैलेंट का। अब कोऑर्डिनेट भी होता है, अभी आगे आएगा पॉइंट में। तो कोऑर्डिनेट तो वैसे भी हम एरो बनाते हैं तो पता ही अपने को, उसमें दिक्कत ही नहीं है। कोवैलेंट बॉन्ड भी डायरेक्शनल होता है और इसलिए डायरेक्शनल होता है। ये किसने बताया था? बीबीटी में। समझ गए? नोट कर लीजिए, डायग्राम बना लीजिए। आयनिक NaCl का भी देखो क्यों डायरेक्शनल नहीं है। मतलब आप किसी एक पॉजिटिव चार्ज के बीच साइड में कहीं भी नेगेटिव चार्ज लागू तो ना उधर ही चला जाएगा, मतलब कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है। द डायरेक्शन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इज अलोंग द रीजन ऑफ ओवरलैपिंग एटॉमिक, कहाँ गया? रीजन ऑफ ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मेकिंग द डायरेक्शन। सिर्फ यहाँ पे डायरेक्शन है ना जहाँ ओवरलैप हो रहा है, ये इधर या इधर। क्या हुआ?
लास्ट पॉइंट तो इतना बड़ा है, कोई मतलब नहीं है, बहुत इजी है वो तो। अच्छा पता है, कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को पंखे से याद रखना, क्लाउड वाले से, एक ही डायरेक्शन में घूमेगा वो। हो गया? कर दूं ना, कब कर दूं? देखिए ये वाला कोई लॉजिक नहीं है, सबको पता है, बस तुम लोगों को ये बताना था कि अच्छा ये है बस। देखो इधर क्या बोल रहा है, द एटम ऑर्बिटल ऑफ बैलेंस शेल विथ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या क्या भाई सुनो, द एटम ऑर्बिटल बैलेंस शेल विथ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यदि किसी एटम के पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एग्जाम्पल सम्मा है ना, एग्जाम्पल लेते हैं अपन, नाइट्रोजन ही ले लेते हैं, 1s2 2s2 2p3, मतलब ये 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। मतलब यदि नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन में ये 2 s वाले पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। समझ गए? ठीक है, कोई दिक्कत? आप कहीं भी लिख सकते हो ना, लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक आ गया, द एटम ऑर्बिटल बैलेंस शेल इन विथ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन डू नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ ओवरलैपिंग। अब जब इसमें आप ओवरलैप करोगे, समझिएगा, नाइट्रोजन हमारा कौन सा ब्लॉक है? पी ब्लॉक, मतलब कि इस नाइट्रोजन में 3 डंबल, पी ब्लॉक डंबल से, ये यहाँ भी रहेंगे ऐसे, ये पूरे 3 डंबल नाइट्रोजन में। इस नाइट्रोजन में जो हमारे ये लॉन पेयर हैं, ये वाले, ये जो लॉन पेयर हैं, तो ओवरलैप नहीं करेंगे। ओवरलैप हमारे सिर्फ ये करेंगे, किसके साथ? यदि मान लो हम NH3 ले लिए तो किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर। लेकिन ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर कौन से हैं? जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो पहले से एक सेल में फुलफिल थे, बॉन्डिंग के पहले जो एक में सेल में फुलफिल थे, वो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, देखो, द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ बैलेंस शेल विथ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन डू नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ ओवरलैपिंग। यहाँ तक समझ में आ गया सबके पॉइंट? मतलब जो हमारे ये वाले इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो ये वाले इलेक्ट्रॉन है, ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। अब इनको यदि पार्टिसिपेट करवाना है तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से किसी दूसरे में अनपेयर्ड कर दो। इसका नहीं जाएगा नाइट्रोजन, इसके नीचे वाले का तो जाएगा, इसका नहीं जाएगा क्योंकि वैकेंटी ऑर्बिटल है। यदि हम बता रहे हैं यदि अपने को बॉन्ड बनाना है तो पेयर्ड को किस में कर दो? अनपेयर्ड में, मतलब कि फुल को हाफ कर दो। ये तो दूसरी कंडीशन है ना। एंड हेंस डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड बॉन्ड थ्योरी, ये भी सही है। बॉन्ड थ्योरी के लिए हमको अनपेयर्ड चाहिए, है ना, तो बॉन्ड थ्योरी में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। दे फॉर्म लोन पेयर, और वो लोन पेयर हो, वो जो लोन पेयर होते हैं, बस कुछ नहीं है। जो हमारा ये नंबर 4th नंबर जो पॉइंट था, 4th नंबर पॉइंट ये बता रहा है कि यदि किसी एटम के पास फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो हमारा लॉन पेयर हो जाएगा, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, मैं उसको लॉन पेयर बोल सकता हूँ। लास्ट ऑप्शन भी समझ लो, इजी है। देखो, ग्रेटर इज द एक्सटेंट टू ओवरलैप स्ट्रॉन्गर इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। मजा आ गया। इधर देखिए, एक सेकेंड फिर से, ये पी ऑर्बिटल, ये और पी ऑर्बिटल, बॉन्ड कमजोर है, मजबूत है, मजबूत है और मजबूत है। जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग बढ़ती जाएगी उसकी स्ट्रॉन्गनेस या की मजबूती उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। जैसे एक बार और, जैसे मान लो सिंपल सा इतना है, थोड़ा धक्का आएगा, भले सिग्मा बॉन्ड टूट गया, थोड़ा सा और
थोड़ा मजबूत, और ज़्यादा तो एकदम मजबूत तो नहीं टूटेगा। मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि जैसे मान लीजिए ये देखो नेक्स्ट पॉइंट, ये हमारा p ऑर्बिटल और ये हमारा p ऑर्बिटल, ये सिग्मा बॉन्ड, ज़्यादा ओवरलैपिंग किसकी, अलग अलग ले लेंगे और अच्छा समझ में आएगा। देखो इधर मैंने ले लिया एक, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी ओवरलैपिंग, मतलब S P P P दिखाओ, ऐसे करो। ये एक ये ओवरलैपिंग है थोड़ा सा, एक ये ओवरलैपिंग है थोड़ा सा, है ना, तो ये कमज़ोर हो जाएगा SP ओवरलैपिंग। बहुत बार क्वेश्चन आता है कौन सा ओवरलैपिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, PP की SP, तो ये PP ओवरलैपिंग, मतलब ओवरलैपिंग ज़्यादा तो स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होगा। तो क्या लिखा है, ग्रेटर इज द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये भी बस अपने दिमाग में ये रखो, मैंने पहले ही बता दिया था कि ओवरलैपिंग किसी के बीच में हो सकता है, SS के बीच में होगा, SP के बीच में होगा, P के 3 रहेंगे, अभी आगे पढ़ेंगे PX PY और PZ। मतलब जहाँ जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा उतना ही ज़्यादा वो मजबूत होगा। नोट कर लो, बना लो, ये दोनों 5th पॉइंट का, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट का। हेडिंग डाल दीजिए, एक्सप्लेन ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल क्या ऑर्बिटल? एक्सप्लेन आपकी वैल्यू लो गई है। कभी कभी दिमाग आगे चल जाता है, हाथ पीछे रह जाता है। आपको दिमाग आगे चलता है। एक्सप्लेन ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। हो गया। आइए अपन इसमें 3 चीज़ देखेंगे। पहला हमारा है SS ओवरलैपिंग, SS ओवरलैपिंग हाइड्रोजन था, अभी मैंने बता ही दिया हूँ। ये हमारा एक S है, ये हमारा एक S है, इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होगा ये, तो क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, जिसको हम बोलेंगे SS ओवर लैपिंग हाइड्रोजन। आप एग्जांपल ले सकते हो 1s1 हाइड्रोजन हाइड्रोजन। सेकंड, ये तो मैं अभी अच्छे से बता दिया था ना, इसलिए दिक्कत नहीं है। सेकंड है SP ओवरलैपिंग। SP में आप एक S ले लो, एक P ले लो, इनके बीच में ओवरलैपिंग करा दीजिए, तो S और P, ये हो जाएगा SP ओवरलैपिंग। थर्ड अपना क्या है, थर्ड है अपना PP ओवरलैपिंग। देखो इधर, हो गई पब्लिक कंफ्यूज, जिससे कंफ्यूज हो जाओ। सही है क्या ये, सिग्मा, मतलब कि ये जो हमारे P रहता है ना, आपको X डायरेक्शन में मिलेगा, Y में भी मिलेगा और Z में। मतलब ऐसे देखो ना, ये 3 है तो PX मिल जाएगा, PY मिल जाएगा, PZ मिल जाएगा। ये बताओ PX और PY क्या ओवरलैप नहीं हो सकते? ये देखो, ये PX है और ये PZ हो जाएगा, तो ओवरलैपिंग तो होगी। ये हो गया सिग्मा बॉन्ड।
अरे यार जब आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो क्या सारे बॉन्ड ऐसे ही करते हो? टेट्राहेड्रल में ऐसे टेढ़ा नहीं करते हैं, तो टेट्राहेड्रल वाला ये नहीं हो जाएगा क्या? समझ गए ना? यदि कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ ऐसे लिख सकते हो। पाई बॉन्ड कैसे बनेगा? ऐसे जोड़ दे। हाँ सुनो फिर से याद रखना, इनका क्वेश्चन है कि सर ये दोनों जो है पाई बॉन्ड नहीं बना सकते। तो मैंने एक पॉइंट लिखवाया था कि सबसे पहला जो बॉन्ड बनेगा क्या होगा? हमेशा सिग्मा। मल्टीपल बॉन्ड जो बनेंगे उनमें से पहला बॉन्ड हमेशा क्या होगा? तुम सोचो डायरेक्ट जोड़ दूं ऐसे? ऐसे ऐसे कर देते, ये बोल रही हो? तो पहले कुछ यहाँ भी तो चाहिए सिग्मा के लिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा ना। घर में लिखोगी? अरे तो रास्ते में आराम से कॉपी खींच के भेज देना। अरे जो इजी है साथ साथ लिखते चलो ना। पहला तो हो गया होगा। नहीं हुआ। हाँ ये है ना ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। नेक्स्ट हेडिंग डालिए ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। नेक्स्ट हेडिंग डालिए ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। देखो इधर अपना जो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल होता है, ध्यान से समझना, जो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल है, पहले ऑर्बिटल का मतलब ये समझो एस होगा, पी होगा, डी होगा, एफ होगा। नॉर्मली अपने सिलेबस में एस और पी ओवरलैपिंग है, बैक बॉन्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। नॉर्मली अपने सिलेबस में एस और पी ओवरलैपिंग है। क्लियर? अब आ जाइए
जैसे ओवरलैपिंग होगी तो एक होता है सिग्मा बॉन्ड बनता है, एक होता है पाई बॉन्ड बनता है। तो यदि ओवरलैपिंग का मैं यहाँ पे एक और नाम लिख दूँ तो तुम लोगों का 100% क्लियर हो जाएगा। यदि मैं बोल दूँ एक्सियल ओवरलैपिंग और एक मैंने बोल दूँ लेटरल ओवरलैपिंग, ठीक है। देखो एक्सियल मतलब एक्सिस टू एक्सिस, मतलब ऐसे, यदि ये एक्सिस जो है, एक्सिस से एक्सिस यदि ओवरलैप हो रहा है तो क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड, सॉरी सिग्मा बॉन्ड। यदि एक्सिस टू एक्सिस, यदि ये ओवरलैप हो जाए, मतलब कि यदि इनमें ओवरलैपिंग हो जाए, मतलब मिल जाए। ओवरलैपिंग कैसे, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड से, यहाँ क्लाउड बनेगा है ना, तो ये हो जाएगा पाई बॉन्ड। बहुत बार क्वेश्चन आता है राइट द डिफरेंस बिटवीन एक्सियल ओवरलैपिंग एंड लेटरल ओवरलैपिंग। तो आपको याद रखना है एक्सियल ओवरलैपिंग मतलब सिग्मा बॉन्ड, लेटरल मतलब पाई। इधर देखो ऐसे दिखा ना, जो मैंने बताया था, जैसे मान लो ये पूरी एक एक्सिस है, ये पी ऑर्बिटल है, ये भी पी ऑर्बिटल है, ये एक्सिस है, एक्सिस में यदि ओवरलैप हो रहा तो सिग्मा, और ये लेटरल है, बाहर वाला क्या है लेटरल, लेटरल से यदि ओवरलैपिंग हो रही है तो पाई, है ना। तो याद रखिएगा ये चीज़ भी। सिग्मा बॉन्ड जो होता है हमारा क्या, एक्सियल ओवरलैपिंग। एक चीज़ देखो इधर फिर से समझो, ये हेड टू हेड, इसका सर इसके सर से ओवरलैप हो रहा है, तो क्या होता है ये एक्सियल ओवरलैपिंग। अच्छा उसको देखे हो, जैसे स्पाइडरमैन मूवी देखे हो क्या सब लोग, देखे हो, हेड टू हेड कैसा होता है, जैसे मान लो कि मतलब जैसे उसकी मैडम जो है तो बिल्डिंग से गिर रही होती है, वो जंप करके आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है, तो इधर उसका सर, उधर उसके मैडम का सर, दोनों पकड़ लिए। नहीं देखे क्या ये चीज़, अरे वो जब कॉलेज में जाता है नहीं, कुछ मतलब गिर जाती है तो वो पकड़ता है ऐसे, तो हेड टू हेड हो गया। तो हेड टू हेड यदि ओवरलैपिंग होती है तो हाथ भी पकड़ता है। तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग क्या होगा, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे मान लो, सुनो हेलो, अब जैसे मान लो ओवरलैपिंग होते होते जब नीचे पहुंचने वाला तो नीचे 4-5 बस जा रही होती हैं, तो पैरों से बस को भी रोकता है, तो पैर क्या हो गए, पैर क्या हो गए लेटरल, है ना, तो हो गया पाई बॉन्ड। सन ऑफ सरदार में टोटल पाई ओवरलैपिंग दिखाया गया है। घोड़े में बैठ के जाता है लो। सेकेंड पॉइंट और देख लो, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इसमें ओवरलैपिंग द परपेंडिकुलर, मतलब ऐसा, ये अलोंग है, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये अलोंग हो गया, परपेंडिकुलर हो गया और ये अलोंग हो गया। इधर का तो नोट हो गया होगा ना, मतलब तुम सोचो यदि बिना खाना खाए 8 घंटे पढ़ा लेता हूँ तो 8 खा लिया यदि तो 12 घंटे भी हो सकता है। बस चैप्टर ऐसे होने चाहिए, केमिकल बॉन्डिंग, मोल कॉन्सेप्ट, जीओसी ऐसे होने चाहिए, पी ब्लॉक नहीं होना चाहिए। पी ब्लॉक तो सो जाते अब तक। तुम लोगों को खाना आके चाहिए ना, खाना खा के। ये बना लेना जरूर, तब बढ़िया पता चलेगा। हैं?
भूख लगी होगी। फिर वही टाइम पास करवा रहा है। हेडिंग डाल दीजिए एक्सप्लेन सिग्मा बॉन्ड। क्वेश्चन है कि हेडिंग है? हेडिंग है, हेडिंग हो गया नोट। अब तो जाके सीधे सोऊंगा भाई। लास्ट है एक सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, फिर ओवरलैप वो फिर वो अभी बता डाइपोल मूवमेंट, फिर पी पाई डी वाई। हाँ पी पाई डी पाई पता है। हेडिंग डाल दो एक्सप्लेन सिग्मा बॉन्ड। और अभी तो बहुत है 6 बजे तक। अब थोड़ा स्पीड बढ़ा लो तो हो जाएगा। एक्सप्लेन सिग्मा बॉन्ड। देखो फिर से वही सेम एस एस ओवरलैपिंग जो होगी तो क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड एच एच H2 लिखते जाओ बस फॉर्मेलिटी। सेकेंड sp ओवरलैपिंग जब होगी तो क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड, ये सब समझा दिया हूँ तो यहाँ पे ऐसा लिख दो s sp। थर्ड लिख दो pp ओवरलैपिंग, pp ओवरलैपिंग, यहाँ भी क्या, सिग्मा बॉन्ड। सुनो, यदि कोई भी एटम, एक भी एटम यदि s ब्लॉक का आ गया है तो कभी भी पाई ओवरलैपिंग नहीं होगी, है ही नहीं उसके पास। लिख दो पाई बॉन्ड कैन नेवर, पाई बॉन्ड कैन नेवर एस एस एंड sp ओवरलैपिंग। पाई बॉन्ड कैन नेवर एस एस एंड sp ओवरलैपिंग। लेकिन जो pp है, जो pp है ये दोनों बना देगा, सिग्मा ओवरलैपिंग भी और पाई ओवरलैपिंग भी। pp दोनों बना देगा, सिग्मा ओवरलैपिंग और पाई ओवरलैपिंग। हाँ बोलो। चलिए हमने ले लिया F2, एक एग्जांपल लेते हैं। F2 का EN बहुत ज़्यादा है, कोई देखो पहले देखो एक बार यहाँ पे सब लोग। मैंने ले लिया F2 ओवरलैपिंग। F2 ओवरलैपिंग में एक ये F, एक ये F, क्लियर। एक ये F मतलब कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, हाँ 1s2 2s2 2p5। क्या लेंगे, 2p5 2p5। इसके पास एक अनपेयर्ड, इसके पास एक अनपेयर्ड, मतलब कि ये P और ये भी P, ये एक एक्सिस, ये दोनों सेम एक्सिस के P हैं। अब ये बताओ यदि मैंने फ्लोरीन ले लिया और एक इधर का नोट हो गया, ये तुम लोगों को खुद से बताना है भाई, हैं अच्छा पॉइंट है। मैंने एक ले लिया, N2 ले लिया, N2 ले लो, चलो O2 ले लो, ये भी OP का एक और प्लस P T, मतलब कि इसका क्या हो जाएगा बताना, 2p4 ना, 4 2 6, हाँ 2p4 ऐसे होगा। अब जिससे क्वेश्चन पूछूंगा वही बताएगा। ज़्यादा ओवरलैपिंग यहाँ होगी कि वहाँ, वेरी गुड। क्यों, क्योंकि EN ज़्यादा है और ज़्यादा ओवरलैपिंग मतलब कि मजबूत चाहिए। अब मजबूत कब होगा, जब ओवरलैपिंग, कॉमन सेंस लगा लोगे ना, बना लो दोनों एग्जाम्पल डाल के।
लिख लिया। हेडिंग डाल दीजिए एक्सप्लेन पाई बॉन्ड। एक्सप्लेन पाई बॉन्ड, इसको थोड़ा अच्छे से समझना है ना, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं है। आ जाइए, एक्सप्लेन पाई बॉन्ड है ना। चलो अपन एग्जांपल ले लेते हैं O2 1s2 2s2 एटम का लिखते हैं 2p4, ठीक है। हाँ, इसका कोई रोल नहीं है, इन दोनों का रोल है। आओ कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं। मेगा px बॉन्ड फॉर्मेशन में रोल करेगा क्या? क्यों नहीं करेगा? फुल फिल है, P हमारा फुल फिल है, इसलिए बॉन्ड फॉर्मेशन में कोई रोल नहीं होगा। क्लियर। अब चलिए मैं बना रहा हूँ पहले एक ऑक्सीजन का P बाई और PZ, ठीक है। तो हमने ले लिया ये एक ऑक्सीजन हो गया, आप कहीं भी लिख सकते हो है ना, वो तो अपने अपने हिसाब से लिख लिए। ये एक ऑक्सीजन को हो गया P बाई, ले लो। ये एक ऑक्सीजन को हो गया P बाई, अपन ने इसको ले लिया मान लो PZ। अच्छे से ध्यान से सब लोग समझना भाई, बिना नोट किए। एक ऑक्सीजन का मैंने ले लिया PX P बाई, कोई बताएगा, सॉरी P बाई PZ, कोई बताएगा PX क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो पूरा फुल फिल है। अब मैं दूसरे का ले लिया, एक और ऑक्सीजन ले लिया, तो दूसरे का ले लिया PX P बाई, सॉरी बार बार गलत बोल रहा हूँ, बाई एंड जेड, दोनों को ले लिया। अब अपन जब इन दोनों में ओवरलैप करवाएंगे तो यहाँ मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म होगा। क्या बनेगा? मल्टीपल बॉन्ड बनेगा। अब मल्टीपल बॉन्ड बनने के पहले जो पहला बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा? अब एक क्वेश्चन, जब भी अपन मल्टीपल बॉन्डिंग बनाते हैं तो सबसे पहले किसकी ओवरलैपिंग होती है? सिग्मा की पाई? सिग्मा ओवरलैपिंग। तो सबसे पहले ये सिग्मा ओवरलैपिंग होगी, तो कुछ ऐसा, मतलब यदि आपको पाई ओवरलैपिंग पढ़ना है तो भी आपको सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? ये हो गया सिग्मा ओवरलैपिंग। सिग्मा ओवरलैपिंग के बाद इन दोनों में ओवरलैपिंग होगी। अब मैं जिससे क्वेश्चन पूछूंगा वही बताएगा। क्या हो जाएगा? पाई। सिग्मा और पाई में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? क्यों? हाँ, क्यों? ओवरलैपिंग ज़्यादा है। ओवरलैपिंग यहाँ बहुत ज़्यादा, मैंने पहले बताया जिसमें जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा। तो यहाँ ओवरलैपिंग ज़्यादा, इस वजह से ये ज़्यादा मजबूत है। नोट कर लीजिए। तो इस तरह से जो बनेगा हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ भी पाई लिख दूँ, कंफ्यूज तो नहीं होगे? दो पाई तो नहीं गिनोगे? पहले बता चुका हूँ ना। हाँ, अरे अभी तो 5 भी नहीं बजे भाई। 4:38 ऊपर का नोट हो गया। अच्छा, इसको O2 लिख देना, ठीक है, क्योंकि मैंने 2 ऑक्सीजन का अलग अलग लिया हूँ। मतलब O2 में एक सिग्मा एक पाई है ना। हैं? लो जल्दी से डालो, थोड़ा सा जल्दी से हो जाए।
इसमें तो है, इसमें थोड़ा सा का डालना, उसमें है, ब्लैक में नहीं था। मेरा इसको बंद करना। इसका ढक्कन बंद कर दीजिए। अरे यार, हाँ गिरा। इसमें पोंछ लो, पेपर में पोंछ। हाँ ये लो, ये लो, देना है। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, N2 मतलब नाइट्रोजन, है ना। तो नाइट्रोजन के लिए 1s2 2s2 2p, मज़ा आ गया। देखना बढ़िया चीज़ निकल के आने वाली है एक और अभी है, जेड निकल के आएगा, आ जाओ, है ना। तो ये हो जाएगा, देखिए ये तो गया, ये दोनों बचे, है ना। मतलब अपन लिख सकते हैं, चलो अपन सिर्फ ये टाइम पास ना मारते हुए 2s2 2p3, हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, टू एस टू px1 py और pz। अब इधर देखिएगा, मैंने बनाया सबसे पहले px, एक और बनाया p बाई, एक और बनेगा यहाँ पे pz। ये एक नाइट्रोजन का हो गया, क्योंकि नाइट्रोजन में तीनों हाफ फील्ड हैं, ठीक है। फिर मैंने एक फिर से यहाँ बना दिया, 1 2 और 3, x y और z। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों के बीच में, पहले जब मैं पढ़ता था ना तो समझ में नहीं आता था ये डंबल कैसे कैसे छोड़ ही देता था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का टॉपिक ही छोड़ देता था। अब देखो पहले x को, अब यहाँ पे जैसे 2 पाई बनेंगे, लेकिन 2 पाई बनाने से पहले हमको एक सिग्मा बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो हमने सबसे पहले क्या किया, x और x की ओवरलैपिंग करा दिया। फिर यहाँ पे अपन ने क्या किया, ये बन गया हमारा सिग्मा बॉन्ड x ओवरलैपिंग, x ओवरलैपिंग वाला। एक ये बनेगा पाई, एक ये बनेगा जेड वाला पाई। बनाते जाइए, तो आप लोग बैठे क्यों। एग्जाम्पल डालना है। है कोचिंग में फूल बिकते हैं। रब कर दूं फूल। एक उसका आमिर खान की मूवी देखे हो, फूल हूँ गुलाब का चमेली का मत समझना। आगे वाला हमको भूल गया। आगे को भूल गया।
फिर बाद क्या क्या तुमको याद आ गया है क्या? फिर बाद में उसको पता चलता है उसको वो तो अंधी है। नहीं देखे तुम लोग क्या? वो तो खुद से बन जाएगा ना। अभी नहीं, दे दूँ अभी, रुक जाओ। ये वाला इनका डिफरेंस खत्म कर दूँ, फिर ब्रेक दे दूंगा, फिर डाइपोल मूवमेंट ले लूँगा। छोड़ेंगे आप बीच में कुछ? हैं? छोड़ेंगे क्या? हाँ, अभी 5 मिनट का गैप दूंगा, फिर जैसे डिफरेंस पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद एक और गैप दूंगा, डाइपोल मूवमेंट खत्म है। वो तो 5 मिनट का है। सुनो, सिग्मा बॉन्ड एक साइड लिख दो, एक साइड लिख दो पाई बॉन्ड। डिफरेंस लेकिन मैं सारे डिफरेंस आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा, लिखवाता जाऊंगा साथ में, है ना। पहले लिखो फटाफट, ज़्यादा पॉइंट नहीं है, 12 पॉइंट है बस। ज़्यादा नहीं है ये। हैं? अच्छा मेरे को ये बताओ, जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, तो हमारी बॉडी में यदि हम नीचे से आना शुरू करें तो एंड कहाँ है ना। तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग को हम एक चीज़ और बोल सकते हैं, एंड टू एंड ओवरलैपिंग। सिग्मा बॉन्ड का कौन नाम है? एंड टू एंड ओवरलैपिंग, और इस वाले का नाम है पैरेलल ओवरलैपिंग। पैरेलल ओवरलैपिंग, यहीं चाहे सेकेंड पॉइंट बना के ही लिख दो यार तुम लोग, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। हेड टू हेड ओवरलैपिंग, इधर क्या बोलोगे? पैरेलल साइड ओवरलैपिंग, है ना, साइड एटम ओवरलैपिंग। साइड वे पैरेलल ओवरलैपिंग, है ना, साइड वे पैरेलल ओवरलैपिंग। सिंगल इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट, सिंगल इलेक्ट्रॉन क्लाउड present, single electron cloud present symmetrically about the internuclear axis, internuclear axis. Single electron cloud present symmetrically about the internuclear axis. Two electron cloud, present the above and below the internuclear axis। समझ में आ रहा कैसे? ये सबको आ गया? देखो इधर ये वाला जो था हमारा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, लेकिन जो पाई वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड था या तो यहाँ था या तो यहाँ, तो ये हो जाएगा या तो बिलो या तो अबव, है ना। तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड या तो ऊपर है या नीचे, और सिग्मा वाला यहीं पे है। स्ट्रॉन्ग, नेक्स्ट ये हम बोलेंगे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, ये हो जाएगा वीकर बॉन्ड। एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, एक वीक बॉन्ड है।
यहाँ पे एक एग्जाम्पल, मतलब मैं एक वैल्यू बता रहा हूँ, डायरेक्ट याद रखिएगा, वैसे मतलब ऐसे याद नहीं करना, वैसे तुमको पता है। एक जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया ना, सी सी ओवरलैपिंग, यदि सिग्मा बॉन्ड है और एक इधर साइड सी सी ओवरलैपिंग यदि पाई बॉन्ड है, तो इस वाले ये आप सिंगल मत समझना, ये पाई वाला है, इसके साथ सिग्मा वाला होगा, तो इसको आपको तोड़ने के लिए देना पड़ेगा 80 किलो कैलोरी एनर्जी, 80 किलो कैलोरी एनर्जी। अब ये बताइए इसको तोड़ने के लिए इससे ज़्यादा कि कम? पाई को ना, मैं बोला ये सिग्मा नहीं है, ये पाई वाला है ना, तो इससे ऐसे नहीं बोला, ये सिग्मा वाला कार्बन है, जैसे मान लो डबल बॉन्ड रहा होगा तो मैंने सिग्मा वाला बनाया नहीं, ये पाई वाला है ना, तो पाई वाला बीकर है, मतलब 80 से कम, तो एक्यूरेट वैल्यू उसकी 65। एग्जाम्पल डाल के यहीं लिख देना। नज़र हटी दुर्घटना घटी, उसने सुन नहीं पाया था सही से। लो तुम भी क्या याद रखोगे? मोर स्टेबल बॉन्ड, इसको क्या बोल दूं? लेस स्टेबल, पता नहीं अभी क्या क्या होगा भाई 6 बजे तक। हरकतें शुरू हो गई। मोर स्टेबल बॉन्ड और लेस स्टेबल बॉन्ड, नेक्स्ट किसकी किसकी मम्मी आ गई? नेक्स्ट, तभी तो बोला तो नहा के आना चाहिए। मैं भले मतलब थोड़ा 10 मिनट लेट आऊँ, लेकिन एकदम शैम्पू से नहाया हूँ। शैम्पू से मतलब पानी से भी, दोनों मिक्स है। देखो हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड अपॉन, कौन सा पॉइंट है? 6 के 7? अरे तो अब उसमें क्या डाउट है, गिन लो। अरे हाइब्रिडाइजेशन डिपेंडिंग अपॉन सिग्मा बॉन्ड hybridization are not depend on pi bond. सोचो यदि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की शादी हो जाती तो इनके बच्चों का नाम आज के जनरेशन में क्या होता? सिपाही। ऐसा करते हैं ना, शादी नहीं होगी इसीलिए तो सिपाही नहीं है। नेक्स्ट लिखिए, नहीं ना आज ऑर्गेनिक वाला कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर होगा, ये वाले पॉइंट में स्टार लगा दीजिए। अपन जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में बहुत सारा डाउट रहता है ना, आज क्लियर होगा। फ्री रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड, ये वाला स्टार लगा देना। फ्री रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल अबाउट ABOUT अबाउट द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस
द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, टू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट टू इलेक्ट्रॉन वही दोनों लिख दूँ फिर समझाऊंगा। टू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट above and below the internuclear axis, internuclear axis, so free rotation is not possible. So free rotation is not possible. पहले पहला पॉइंट समझो, देखो इधर उसको मत बनाना, वो ऑर्गेनिक के यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे इस वजह से। फ्री रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल अबाउट द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। आ जाइए देखिए करना, एक ये दोनों हाथ दो, एक ये एटम है, ऐसे करो ऐसे, एक ये एटम है, एक ये एटम है। यदि एक ही एक्सिस है, यदि एक ही बॉन्ड है तो ये आराम से घूमता रहेगा। मतलब यदि यहाँ से अपन काट दे, समझ गए, यदि अपन यहाँ से काट दे तो आराम से वो घूमता रहेगा। मतलब कि क्या लिखा है, फ्री रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल अबाउट द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। मतलब इसका इस वाले एटम का न्यूक्लियस ये है सेंटर, इस वाले एटम का न्यूक्लियस ये है, तो यहाँ से आराम से वो घूम जाएगा। अब मैंने क्या किया, पाई बॉन्ड कर दिया, एक और पाई बॉन्ड हो गया। अब घुमाओ, यदि आप घुमाओगे ना तो एक टाइम बाद ये मुड़ के टूट जाएगा, मतलब कि टूटेगा क्यों, क्योंकि ऊपर एक क्लाउड बन गया है। तो टू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट अबव एंड बिलो द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, सो फ्री रोटेशन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो पाई बॉन्ड हो ब्रेक हो जाएगा। क्लियर। तो ये जैसे मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमर में अपन कंफ्यूज हो रहे थे, तो ये हमारा यदि एक सिग्मा बॉन्ड है, मतलब ये एक सिग्मा एक पाई होगा, तो हमारा सिग्मा बॉन्ड रोटेट होगा और ये चेंज होगी डायरेक्शन, है ना। ये सिग्मा सिस और जो ट्रांस होगा ना, तो रोटेशन किस में होगा, सिग्मा बॉन्ड में। अपन वहाँ कंफ्यूज हो जाते सिग्मा की पाई, ये याद रखना, सिग्मा रोटेट होगा और पाई की पोजीशन चेंज होगी, है ना, ऐसे। हाँ बस वो तो समझ में आ गया ना, ये तो ऑर्गेनिक का है, यहाँ का ही नहीं। नेक्स्ट आ जाइए, अच्छा ये बताइए, मतलब कि यदि एक और पॉइंट अपन बता दें कि बातें नहीं बेटा, यदि अपन सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड ले लें तो मतलब सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमेगा कि फिक्स रहेगा, पाई का। एक पॉइंट लिखो, सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन आर लोकेलाइज्ड, ये भी स्टार लगा देना, सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन आर लोकेलाइज्ड। लोकेलाइज्ड मतलब होता है फिक्स्ड हो जाना, वो अपनी एक्सिस में घूमेगा, कहीं जाएगा नहीं, ऐसे, है ना। और उसको लिखते हैं, अभी अपन देखो ऑर्गेनिक में अपन पढ़ेंगे लोकेलाइजेशन डिलोकेलाइजेशन। लोकेलाइज में बहुत कंफ्यूज होता था कि लोकेलाइज मतलब लगता था कि घूमेगा, लेकिन लोकेलाइज मतलब फिक्स्ड रहेगा। लिख दीजिए उसमें, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन आर डिलोकेलाइज्ड, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन आर, क्लाउड भी बोल सकते हो, डिलोकेलाइज्ड। पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन आर डिलोकेलाइज्ड, यहाँ लिख दो घूमेगा। बाद में कंफ्यूजन नहीं होगा रिवीजन करते टाइम। एक लास्ट पॉइंट लिखिए,
शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, shape of the molecule is determined by shape of the molecule is determined by the sigma bond. ये तो पहले भी तुम लोगों को पता था. Shape is not affected by पाई बॉन्ड. मैंने पहले ही बोला था पाई बॉन्ड कोई भी शेप इफेक्ट नहीं होगा. सुनो, जो ओवरलैपिंग होती है ना, ये भी पूछता है सीट में, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे. सबसे ज़्यादा ओवरलैपिंग कहाँ होती है? तो सबसे ज़्यादा होगी पीपी, फिर एसपी, फिर एसएस. ये लिख दो, सीट में डायरेक्ट क्वेश्चन है ये वाला, नोट कर दीजिए. हाँ, एक और यहाँ पॉइंट लिख दीजिए इसी के बाद, ऑल सिंगल बॉन्ड आर सिग्मा लिख दो, भले पता है. दे रहा हूँ ना बेटा. हमको तो चाहिए भाई, तुमको नहीं चाहिए तो. बॉन्ड फॉर्मेशन बात नहीं. देखो तुम लोग कुछ भी बोलो, करूँगा मैं अपने मन का, तो क्या मतलब अपनी इज्जत खराब कर रहे हो? हैं, कभी सुनो क्या तुम लोगों की? लिखो, बॉन्ड फॉर्मेशन इन C2H4. बॉन्ड फॉर्मेशन इन C2H4. ये भी सीट का ही क्वेश्चन है. बॉन्ड फॉर्मेशन इन C2H4, sp2s, sp2 और pp. ऑल. जल्दी बोलो आंसर क्या जाएगा? क्या जाएगा आंसर? बॉन्ड फॉर्मेशन इन C2H4. C2H4 मतलब इन, मतलब कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H. समझ गए? अब इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका sp2, ठीक है, इसका sp, इसका s ना बेटा, sp क्यों, एक ही सिग्मा है ना, s. तो देखो sp2 और sp2 भी है, पहला सेकेंड ऑप्शन. sp और s भी है, और p और p भी है. ये भी p, ये भी p. तो आंसर जाएगा ऑल. 10 मिनट का गैप ले लो, फिर शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड.